ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम बातचीत करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच ना होने वाले तनाजात और बयानबाजी के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रेफ्यूजी क्राइसिस के हवाले से, भारत बांग्लादेश के बीच सियासी टेंशन के हवाले से, और इन इश्यूज पर भी चर्चा करेंगे कि क्या रूस यूक्रेन के बीच मामलात अमन की मेज पर तय हो सकेंगे और क्या इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जा जमा लेगा। इस बात का भी जायजा लेंगे कि कनाडा में ऑपोजिशन लीडर पियर पॉलिवर के पार्लियामेंट में पहुंच जाने से कनेडियन सियासत में नुमाया फर्क आएगा या नहीं। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच ना खत्म होने वाले तनाजात और बयानबाजी के हवाले से। पाकिस्तान की तरफ से भारत और हिंदुओं के खिलाफ मुसलसल नफरत देखने और सुनने को मिलती है। इन मामलात को आप किस तरह देखते हैं? ये किस हद तक बयानबाजी है और किस हद तक ये नुकसान पहुंचाती है? देखिए, ये जो आपने जिक्र किया कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत, चलिए वो तो बात समझ आती है कि एक राइवल देश है, लेकिन हिंदुओं के ख़िलाफ़ मुसलसल नफ़रत जब से पाकिस्तान बना है तब से चली आ रही है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदू भी होते थे और मिस्टर जिन्ना जिन्होंने ये टू नेशन थ्योरी की एक तरह से मैं तो कहूँगा कि सियासत की, ड्रामाबाजी की, वो भी ये कहते थे कि जी पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड सेकुलर देश है। पाकिस्तान कभी भी सेकुलर देश ना रहा ना बन सका, और बाय द वे सेकुलर देश मिस्टर जिन्ना ने भी नहीं बनाया था। जब उन्होंने टू नेशन की बात की और बेसिस ऑन द कि जी हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो फिर सेकुलरिज्म काहे की रह गई थी। तो एनी हाउ वो चलती रहती है। अभी ये जो लेटेस्ट बातें आई हैं, अब ये है कि पाकिस्तान के जो वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैं और बड़े करीब हैं पाकिस्तान की आर्मी के, मोहसिन नकवी, तो उन्होंने भी कहा कि जी हमने भारत को बड़ा जंग में शदीद नुकसान पहुंचाया। हमारे पास तो वीडियो मौजूद है, जो हमने तैयारे गिराए थे वो हमने महफूज करके रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे याद है जब ये 7 मई का वाक़या हुआ था, जब पाकिस्तान ने कहा जी कि भारत ने जब पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने कहा कि हमने इनके तैयारी गिरा दी है। तो उसमें ख्वाजा आसिफ से पूछा था स्काई न्यूज़ पे यल्दा हकीम ने कि जी आपके पास क्या कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा हाँ सबूत है, वो सारा सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। तो अगर वीडियो इनके पास तब थे तो तब क्यों नहीं दिखाए? अब ये कौन सी नई बात है? अच्छा, इसी तरह भारत में भी ये कहा गया पिछले दिनों कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे और एक उनका गालबन F-16 गिराया और ये है वो है। इस पे भारत में भी बहस आई कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ऑफ कोर्स जंग के जो लॉसेस हैं, जो उनके सबूत हैं, आई अंडरस्टैंड, उनको इकट्ठे करने में भी बाज़ का टाइम लगता है, सेंसिटिविटीज़ होती है, चलिए ये बात मान ली। लेकिन रिसेंटली एक और नया तनाज़ा बना। अभी पाकिस्तान के ये जो चीफ द आर्मी स्टाफ हैं, जिनको फील्ड मार्शल भी कहा जाता है और इवन फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, वो जब अभी अगस्त में, मेरा ख्याल है 8, 9, 10 अगस्त के आसपास वो थे टेम्पा में, फ्लोरिडा में, तो वहाँ पे उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि जनाब बात ये है कि अगर हमें ज़रा भी छेड़ा गया तो हम ना सिर्फ भारत को ले डूबेंगे, हम पूरी आधी दुनिया को अपने न्यूक से ले डूबेंगे। अच्छा, उससे भी इशू बना। फिर 10 अगस्त को ही गालबन ये थे पहुँचे ब्रसल्स में। वहाँ मेरे पुराने कोलीग हैं, सॉर्ट ऑफ दोस्त भी हैं, सुहेल वड़ाइश, तो उन्होंने उस वक्त एक इनके साथ मुलाकात की, जिस पे उन्होंने कॉलम गालबन मेरा ख्याल है 16 अगस्त को लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल से मेरी पहली मुलाकात हुई है। उसके हवाले से उन्होंने कोट की उनकी बातें, वो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनके हवाले से भी, भारत के हवाले से भी बातें। फिर उन्होंने सुहेल वड़ाइच ने, मैं उनसे इस तरह की लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं करता, अच्छे मेच्योर आदमी हैं, टोरंटो में भी कई बार 3-4 बार मिल चुके हैं। एक बार मैंने उनका इंटरव्यू रावल टीवी पे भी किया था। मैं अब इसमें एक अलग से व्लॉग करूंगा जो सुहेल वड़ाइच ने अपने 3-4 कॉलम लिखे हैं फील्ड मार्शल से मुलाकात के हवाले से। तो उसमें भी ये बात कि जी हमने एक काफिर मुल्क को शिकस्त दे दी। भाई अनबिलीवेबल ये लैंग्वेज। आप कहें जी हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, हमारा राइवल कंट्री है।
अब उसमें ये इस्लाम और कुफ्र को बीच बीच में लाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो भारत की तरफ से जो मेजॉरिटी जनता है उनके दिल पहले ही पाकिस्तान की नफ़रतों की वजह से खटे हुए हैं, वो और खटे होते हैं कि भाई आप क्रिकेट भी जीते हो तो आप कहते हैं इस्लाम की फतह हो गई है। अब ये कहना जी कि एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर ने एक काफिर देश को हराया, तो ये एक शर्मनाक बातें हैं। पाकिस्तान की एलीट भी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी इन बातों का ख्याल नहीं करते। मगर इससे होता क्या है? होता यह है कि ना सिर्फ ये अपने माइंड सेट को एक्सपोज करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल तनाज़ात में या इंटरनेशनल टेंशन्स में ये एक नई टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, आजकल मतलब पाकिस्तान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के एक अच्छे बयानबाजी के हद तक तल्लुकात है। भाई ठीक है, एक अच्छी बात है, पाकिस्तान अगर इससे कोई फ़ायदा उठा सकता तो उठा ले, मगर मुझे पता है कि पाकिस्तान इससे भी कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान को कुछ दे नहीं रहे, बल्कि वो पाकिस्तान को उल्टा तेल बेचने की बातें कर रहे हैं। खैर वो जाने, पाकिस्तान जाने, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन बात चूँकि बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाज़ात हैं, जो टेंशन्स हैं और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नैरेटिव है, जो स्टेटमेंट्स है, जो बयानबाजी है, उसमें मुसलसल नफ़रत पाकिस्तान की तरफ से मिलती है। फिर भारत की तरफ से ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत रिएक्शन आता है। रिएक्शन ना भी भारत की तरफ से आए तो भारतीय जो बहन भाई हैं वो फिर अपने दिल में पाकिस्तान के लिए जो पहले ही खटास है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से, वो और महसूस करते हैं। अब ये ब्रसल्स में हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल जिस तकरीब में बैठे हुए थे, इसमें जो बातें कर रहे थे, इस पर मैं एक अलग से व्लॉग भी रिकॉर्ड करूँगा, तो वो भी एक अजीबोगरीब खेल तमाशा है। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या इससे हासिल करना चाहते हैं? ये सुहेल वड़ाई साहब हैं, मैंने टोरंटो में इनका एक इंटरव्यू भी किया था, नॉट ऑन टैग टीवी, जब हम रावल टीवी पे काम करते थे, वो शायद इंटरव्यू अवेलेबल नहीं होगा। मेरे पुराने कोलीग रह चुके हैं और अच्छे सीजन जर्नलिस्ट हैं। मैं इस हवाले से भी इनकी बातचीत का तजिया करूँगा, इनके कॉलमों का तजिया करूँगा, जिनकी वजह से एक नई कॉन्ट्रोवर्सी पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिएट हुई है। अब ये PTI के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी यूरोप में और अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है ये एक तरह से डिक्टेटर बना हुआ है। तो ख़ुद पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जर्नलों को, पाकिस्तानी लोगों की बेपनाह अपोजिशन है। पाकिस्तानी लोग, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बेपनाह तंग हैं इनसे, और इन हालात में ये अपनी इंडिया के ख़िलाफ़ और हिंदुओं के ख़िलाफ़ ना रुकने वाली जो नफ़रत है उसका जहर उगलते रहते हैं, जिससे इनके माइंडसेट का भी पता चलता है, ये भी पता चलता है कि ये कितने इमेच्योर हैं। भाई आप हिंदुओं को टारगेट किए बगैर आप सीधा सीधा एक राइवल देश के तौर पर अपनी बयानबाजी कोई कीजिए तो बात समझ आए। बेशक उसमें वज़न ना भी हो आपकी बातचीत में, तब भी ये बात समझ आएगी कि चलिए आपके यहाँ नफ़रत नहीं है, मगर नफ़रत आपके जिसे कहते हैं रग रग में दौड़ रही है, तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो किसी किस्म के सुधार का इम्कान है वो नहीं रहता। चलिए अब आते हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फिर से ताज़ा धमकियां दी हैं, अफगान रेफ्यूजी वापस भेजने की बात की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्राइसिस को आप किस तरफ जाता देखते हैं, और क्या ये कभी रिजॉल्वेबल पॉसिबली इशू है? देखिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्राइसिस है ये बहुत पुराना है। इवन ये रशिया, जब रशिया ने इन्वेड किया था और फिर पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर मुजाहिदीन ग्रुप्स बनाए और रशिया के ख़िलाफ़, उस वक्त सोवियत यूनियन होता था, जहाद शुरू किया, उससे पहले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल चले आ रहे हैं। बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल चले आ रहे हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको कभी भी पश्तूनों ने दिल से तस्लीम नहीं किया, इसलिए कि वो इंडिजीनियस लोग हैं। वो ये समझते हैं कि चाहे वज़ीरिस्तान की तरफ के लोग हों, चाहे उधर फाटा के पार के कंधार के लोग हों, अफ़गानिस्तान के दूसरे इलाकों के लोग हों, वो ये समझते हैं कि ये हमारी लैंड है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी भाषा है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान बदकिस्मती से आर्टिफिशियली एक देश बना, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जिस अंदाज से चला है, जब से बना है, वो पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल कल्चर बना
बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान का अपना इंडिजीनियस कल्चर तो कोई नहीं है। इस बिना पे अब जो ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इन्होंने ये जो जहाद का ठेका लिया था अमेरिका से पाकिस्तान ने, उसके नतीजा में मिलियंस और मिलियंस अफ़गान जो हैं बेचारे वो डिस्प्लेस हुए। और उनमें इवन पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में जो पश्तून एरियाज़ है जिनको खैबर पख्तूनख्वा बोला जाता है, उन इलाकों के लोग भी लाखों की तादाद में डिस्प्लेस हुए। अच्छा, जो अफ़गानिस्तान में रहते थे वो जो बेचारे डिस्प्लेस हुए, उनमें से कई मिलियन तो ईरान चले गए, कई मिलियन पाकिस्तान आ गए, और कई लाख दुनिया भर में बेचारे आज भी दर बदर फिर रहे हैं, और कई मिलियंस वो ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर आज भी डिस्प्लेस्ड हैं। तो इस सारी सूरत में जब इनकी पहली तालिबान की सरकार बनी थी, तब उस सरकार में पाकिस्तान के साथ वो तालिबान की सरकार ऑन बोर्ड थी, क्योंकि अमेरिका का पहले अफ़गानिस्तान में रूसियों के ख़िलाफ़ जहाद विद हेल्प ऑफ मुजाहिदीन चल रहा था। फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया और लोग मिसप्लेस हो गए। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम ये अफ़गानिस्तान के सारे जो है ना रेफ्यूजी हम वापस भेज देंगे। अभी इसी ब्रसल्स में जिस मीटिंग का हवाला सोहेल वड़ाइश ने दिया है, उसी मीटिंग में जहां इंडिया के ख़िलाफ़ उसने अपना आसम मुनीर ने जहर उगला, वहीं पे उसने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी जहर उगला है। उसने कहा है कि मैं अफ़गानिस्तान को भी बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ बिहेव करें, हमारा अगर एक आदमी मारा गया तो हम फिर अफ़गानिस्तान से बदला लेंगे। वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी लैंग्वेज वैसी ही इस्तेमाल कर रहा है जैसी भारत के ख़िलाफ़ कर रहा है। भारत में तो वो फिर हिंदुइज़म, उनके दीन, उनके धर्म और हिंदुत्व के ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाते हैं, चूँकि उनको मौका मिलता है, उनकी अज़ली नफ़रत है हिंदुओं के साथ। तो अब ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस है वो आगे बढ़ रहा है। अगरचे आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 अगस्त को एक मीटिंग भी पाकिस्तान और अफ़गान ऑफिशियल्स की काबुल में हुई है, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की, जिनका नाम इसहाक डार है। तो वो भी इस मीटिंग में थे, उन्होंने रिजॉल्व करने की बातें की हैं, मगर फील्ड मार्शल की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल मैसेजेस जा रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि TTP और अफ़गान तालिबान मिल के उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते हैं फिर हम देख लेंगे। कई अटैक्स भी पाकिस्तान की तरफ से उनके यहाँ हो चुके हैं, उनके यहाँ से भी कई अटैक होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो बेचारे मेरा ख्याल 1.5-2 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजी अभी भी पाकिस्तान में जिनका बुरा हाल है, वो और अनसर्टेनिटी का शिकार हो रहे हैं कि वो तो ये सोच रहे थे कि हम 2-3 नस्लों से अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाएंगे, और अब वो भी सेटल होते नज़र नहीं आ रहे। अफ़गानिस्तान में भी कोई जिसे कहते हैं पायदार हुकूमत नहीं है, वहाँ भी मसाइल हैं। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो क्राइसिस है ये और बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो सरहद है जो वो बड़ी पोरस है, बड़ी सॉर्ट ऑफ अनडिफाइंड है। पाकिस्तान के लिए तो बड़ी डिफाइंड है, मगर अफ़गान उसको डिफाइंड लाइन नहीं समझते। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस लाइन को मानते ही नहीं है, और वो इंडिजीनियस लोग हैं, पश्तून लोग हैं या दरी बोलने वाले लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानते। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से जितनी मर्जी धमकियाँ उनको मिलती रहें, आम अफ़गान सफ़र करेगा, और जो पश्तून है, जो पाकिस्तानी साइड के पश्तून है, वो भी सफ़र करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच जो क्राइसिस है वो और डीपन होगा। चलिए अब आते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच भी सियासी टेंशन चल रही है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के अंदर अवामी लीग पार्टी की सरगर्मियों पर एक प्रेस नोट दिया। भारत ने भी इसका जवाब दिया। आपको भारत और बांग्लादेश के मामलात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सियासी टेंशन बहुत देर से चल रही है, कुछ ज़्यादा एजी होके, तो आप अब इसका क्या रुख देखते हैं? देखिए, ये रुख बहरहाल कंसर्निंग है, भारत के लिए भी कंसर्निंग है, बांग्लादेश के लिए भी कंसर्निंग है, और भारत और बांग्लादेश के बीच ये जो तनाव है ये तब से बड़ा है, या बल्कि पैदा हुआ है ये वाला रीसेंट तनाव, जब से 5 अगस्त गालिबन पिछले साल मेरा ख्याल 5 अगस्त की तारीख थी, या अगस्त के महीने का ही कोई दिन था, जब बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश में उनके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनसे भाग के भारत पहुंचना पड़ा, और उन्होंने भारत पहुंच के वहाँ पे सियासी पनाह ले ली।
तो इस सारी सूरत हाल में अब ये और टेंस होती जा रही है, क्योंकि कभी कभार शेख हसीना का या उनके किसी पार्टी के शख्स का कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है जो भारत में है, तो वहाँ से मोहम्मद यूनुस फिर मोदी जी को अपील करते हैं या उनकी सरकार एक प्रेस नोट देती है कि जी गलत हो रहा है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ने भारत को एड्रेस करते हुए कहा कि हमें ये इल्म हुआ है कि जो अवामी लीग है ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो भगोड़े सियासतदान हैं वो भारत में पनाह लिए हुए हैं और ये भारत में बैठ के बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। इसके जवाब में फिर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हैं स्पोक्स पर्सन, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो भी कुछ होता है, बांग्लादेश से तल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग यहाँ पे हैं वो कोई एंटी बांग्लादेश एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे और ना भारत अलाउ करता है कि किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। खैर मैं इसमें पहली बात से तो एग्री करता हूँ कि वो कोई एंटी बांग्लादेश बात नहीं है, और भारत की जो दूसरी बात है वो भी भारत ठीक कह रहा है कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ नहीं होती। लेकिन मेरा ये कहना है कि दूसरे देश, किसी भी दूसरे देश के बारे में उसकी पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी इशू अगर हो तो भारत में जो जनता बैठी हुई है उस दूसरे देश की, वो अपनी राय तो दे सकती है, उनको देनी चाहिए, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन भारत तो इस हद तक बांग्लादेश को अकोमोडेट कर रहा है कि भाई हम अलाउ नहीं करते। खैर भारत को इस पे मतलब अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये तो मसले वाली बात नहीं। अगर तिब्बतन भारत में बैठे हुए चाइना के निज़ाम को ठीक नहीं समझते, जो तिब्बत पे चाइना का उनका ख्याल है कि कब्ज़ा है, तो जाहिर है वो उनकी स्टेटमेंट है, वो पुरअमन तरीके से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अगर कोई जलावतन लीडर या इवन उनके कारकुन भारत में मौजूद है, क्योंकि दोनों देशों की सरहदें एक दूसरे के साथ हैं, तो कई लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग आ गए होंगे और अवामी लीग के ख़िलाफ़ इतना खौफनाक क्रैकडाउन चल रहा है बांग्लादेश में, तो उसके नतीजे में जो रेफ्यूजी पॉलिटिकल रेफ्यूजी होंगे वो आई कैन अंडरस्टैंड वो भारत आए होंगे, तो वो अपनी बात तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन अब बांग्लादेश का ये कहना है जी कि हम बड़े कंसर्निंग है, ये है वो है, तो इन हालात में हम आए दिन जब से बांग्लादेश की जो साबका लीडरशिप है वो भारत गई है, तब से इनके भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच आपस में जो तल्लुकात हैं वो ख़राब चले आ रहे हैं। और उन ख़राब तल्लुकात के साथ साथ बांग्लादेश की जो आर्म फोर्सेस हैं या बांग्लादेश के जो इदारे हैं वो इस ख्वाहिश का भी इजहार करते रहते हैं कि हम सिर्फ अपना कंसर्न भारत से शेयर कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनका ये कहना होता है कि हम भारत के साथ ओवरऑल कोई तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। और हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा बांग्लादेश अगर आप मैप में देखें तो वो एक तरह से भारत की गोद में बैठा हुआ, तकरीबन चारों तरफ से भारत छाया हुआ, और एक तरफ नीचे वो जो अरेबियन सी है वो उसको टच करता है बांग्लादेश, जिसको बे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो एनी हाउ ये जो मामला है ये बड़ा ही गंभीर है अपेरेंटली, मगर इतना गंभीर नहीं है कि ये भारत और बांग्लादेश के तल्लुकात को मज़ीद ख़राब करेगा। भारत और बांग्लादेश के तल्लुकात ऐसा नहीं है कि कोई मुकम्मल तौर पर ख़राब है या कोई बहुत शदीद मसला है, मगर बहरहाल टेंस ज़रूर है, और ये जो फैक्टर है उन टेंस तल्लुकात को थोड़ा सा और टेंस करेगा। लेकिन चूँकि बांग्लादेश के पास कोई और एवेन्यू ही नहीं अपने सर्वाइवल के लिए, वो जियोग्राफिकली भारत की गोद में बैठा हुआ है और उसको भारत के साथ बिहेव करना है, क्योंकि पास में ख़ास तौर पर अवामी लीग की जो सरकारें थीं वो तो भारत के साथ मिल के इकनॉमिक तरक्की भी कर रहे थे और स्टेबिलिटी भी थी, मगर ये वाली जो सरकार है, जो इस वक्त इंटरिम सरकार है, ये इस वक्त अपने तल्लुकात भारत के साथ कुछ ख़राब करके बैठी हुई है। मुकम्मल तौर पर ख़राब नहीं किए हुए इन्होंने, इनकी कोशिश और ख्वाहिश तो थी कि मुकम्मल तौर पर ख़राब करें, मगर ये मुकम्मल तौर पर भारत के साथ अपने तल्लुकात ख़राब करना एफोर्ड नहीं करते हर एतबार से। तो इसलिए अब बांग्लादेश की सरकार भी कुछ मुतात अंदाज में बयानबाजी करती है और भारत भी इसका जवाब देता है। बस इस हद तक ही मामलात इन दोनों हमसायों के चल रहे हैं, और जाहिर है हिंदुओं
के साथ भारत में जो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, माफ़ी चाहता हूँ, बांग्लादेश में जो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें भी भारत के कंसर्न्स होते हैं। और तो बहरहाल ये वो मामला हैं, ये मामला चलते रहने वाले हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जिसका कोई एब्सोल्यूट सोल्यूशन मौजूद ही नहीं है। ये ऑन एंड ऑफ, कभी ज़्यादा कभी कम के साथ साथ ये चलता ही रहेगा मसला। तो चलिए अब आते हैं रूस और यूक्रेन की तरफ। तो रूस यूक्रेन के बीच अमन मुआहदा इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। क्या आपको रूस यूक्रेन के बीच मामलात अमन की मेज पर तय होते नजर आते हैं? ये भी मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर उन तमाम वाकयात जो इस वक्त हो रहे हैं उनका एक सिमिलर एपिसोड है, जिसके अंदर मुसलसल ये इलाका जो है ये भी तनाज़े का शिकार रहा है। तो क्या इसका भी कोई एब्सोल्यूट या कोई किसी किस्म का सलूशन मुमकिन है? देखिए, रूस यूक्रेन के जो बीच मामलात हैं ये काफ़ी अरसे से बिगड़े हुए हैं। दर हकीकत जब से सोवियत यूनियन टूटा था और यूक्रेन रूस से जुदा हुआ था, तब से ये बिगड़ना शुरू हुए थे थोड़े थोड़े करके। बिकॉज़ यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो रूसी बैकग्राउंड के लोगों के पॉपुलेटेड इलाके हैं, जिसमें क्रीमिया का इलाका है या डॉनबास का इलाका है। पहले 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था और अपने साथ एनेक्स कर लिया था, तो उस पर दुनिया ने चीख चहाड़ा किया। इससे पहले यूक्रेन में वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे इम्पोज करने की कोशिश की। फिर रूस ने अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की। तो वो एक फ़ाइट हुई जिसको मेरा ख्याल है शायद उसको ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है। फिर ये 2022 में फरवरी के महीने में जब रूस ने डॉनबास के इलाके पे कब्ज़ा किया, तब से फिर इनकी जंग छिड़ गई और इस जंग को अब करीब 3.5 साल हो गए हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि बड़ा अनप्रेसिडेंट वाक़या हुआ। लास्ट फ्राइडे को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अलास्का समिट में अमेरिका की रियासत अलास्का में पहुंचे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको रेड कारपेट दिया और बहुत ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, वो भी वाक़या देखा। उसके 2 दिन बाद फिर हमने मंडे को ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात वाइट हाउस में 18 अगस्त को देखी। और फिर उसी दिन ही यूरोप के जो बड़े 5 देश हैं उनके लीडर्स, फिर यूरोपियन यूनियन की लीडर और नेटो के जो सरबराह हैं वो सारे के सारे पहुँचे हुए थे, तो वो सारी बात हुई। अब मंडे को 18 अगस्त को इस बातचीत के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ फ़ोन पे ऑलमोस्ट 40 मिनट की बात हुई। तो उसमें उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक कि मैंने कन्विंस कर लिया है कि प्रेसिडेंट पुतिन एग्री हो गए हैं कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इन दोनों की पहले मुलाकात होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम तीनों यानी मैं, ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन मिलेंगे। तो ये जो सारे का सारा मंजरनामा है ये एक बहुत बड़ी जंग है। यूरोप इससे बहुत तंग है और अमेरिका ज़ाहिर है जो बाइडन के ज़माने में, और इवन मेरा ख्याल है जब ख्याल क्या रियलिटी है, जब ट्रंप पहले अपने टेन्योर में थे तब भी इस जंग के मामले में, रूस और यूक्रेन की जंग के मामले में हालात बने हुए थे। फिर प्रेसिडेंट बाइडन के ज़माने में जब रशिया ने अटैक कर दिया तो फिर ये बाकायदा जंग छिड़ गई। अब इस जंग में अब तक लाखों लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं। अब ये सबसे बड़ी बहस है कि क्या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की और व्लादिमीर पुतिन की वाकई मुलाकात हो पाएगी, जो बहुत मुश्किल दिखाई देता था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के मुताबिक शायद उसके चांसेस बन गए। अच्छा, अगर वो मुलाकात होती है तो क्या प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो अपनी जो तोते की रट है कि जी मैं ये नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ये है वो है, क्या वो कुछ रूस के मुतालबात मानने को तैयार होंगे या सिर्फ गिले शिकवे करेंगे या किराए खेल खेलेंगे? ज़ाहिर है अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये जंग जो है ये चलती रहेगी। और जैसा कि कई कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि भाई अब हमें ये देखना है कि क्या पहली बात व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की वाकई मिल पाएंगे, जैसा कि इस बात का अब इम्कान पैदा हो गया है, शोर्टी नहीं, अगर ये मिल भी पाएंगे तो क्या ये कोई अपनी फ्रूटफुल बात जिससे मामलात हल हो सकते हैं वो कर पाएंगे, या गिले शिकवे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात देते रहेंगे, क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े बहुत गिले शिकवे इल्ज़ामात तो चल जाते, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ ले और कुछ दे के असूल पर, गिव एंड टेक के असूल पर ही कुछ आगे बढ़ना होता है, जो मतलब यूरोप भी तैयार नहीं नज़र आता और ज़ेलेंस्की भी तैयार नहीं आता। तो क्या वो कर पाएंगे? और किसी हद तक रशिया भी तैयार नज़र नहीं आता। मतलब अब वो सिक्योरिटी गारंटी जो इनकी है उस पर तो लगता है कि रशिया मान रहा है।
अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या जंग इस तरह रुक पाएगी? अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जंग ये इसी तरह चलती रहेगी, इनके बीच मामला तय नहीं हो पाएंगे और ये जंग पे ही फैसला होगा। तो भाई जंग पे कैसे फैसला होगा, मेरा सवाल है। 3.5 सालों से जंग के मैदान में तो फैसला हो नहीं सका। यूक्रेन और यूरोपियन दुनिया का ये ख्याल था कि हम ये जंग जीत जाएंगे, नहीं जीत सके। आज भी वो कहते हैं कि जी अगर रशिया पे सेकेंडरी सैंक्शन लगे और सैंक्शन लगे तो हम जंग जीत जाएंगे। भाई तुम 3.5 सालों से तो जीत नहीं सके, और सैंक्शन लगवा के तुम कैसे जंग जीत सकोगे? मुझे तो जंग जीतते यूरोपियन भी नज़र नहीं आते, और मुकम्मल तौर पर जंग शायद रूस के लिए भी जीतना मुमकिन ना हो। काफ़ी हद तक रूस ये जंग जीत रहा है, हावी है, मगर जंग में हार और जीत तो बड़ी रिलेटिव बात होती है। असल मसला तो ये है कि जंग को किसी स्टेज पे रुकना है या नहीं रुकना, वरना तो जंग आप खेलते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं, तो वो तो नहीं रुकेगी। सोल्यूशन क्या आप, व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल एज अ सोल्यूशन? ये सबसे अहम बात है, और ये बायलैटरल टॉक्स के साथ ऑन एंड ऑफ होती ही नजर आती है, लेकिन क्या इससे कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त जो है वो उसमें ही हम कह सकते हैं। इस वक्त हम सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइसिस का टाइम है और इसमें हम कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन, बहुत क्लियर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ये भी इसी तरह का एक इशू है, क्या इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जा कर पाएगा? अब ये सवाल भी, ये इलाका भी मुसलसल एक टेंशन की सूरत हाल से अब उस जगह पर है जहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो अपनी हाइट के ऊपर है। तो आप इसको क्या समझते हैं कि ये किस हद तक रिजॉल्वेबल है, या इसका क्या क्या नजर आ रहा है इसमें अब आपको? बिलाशुबा मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है ये कोई 70-75 साल पुराना है, और 30-40 सालों से तो ये अपनी एक्सट्रीम्स को छू रहा है। और ख़ास तौर पर जब से ये हमास के टेररिस्टों ने इज़राइल के ख़िलाफ़ टेररिज्म की, जिसमें 1200 से ज़्यादा मोस्टली यंग बच्चे थे, वो बेचारे जिस तरह उनके साथ जुल्म हुआ, उसके बाद फिर ज़ाहिर है इज़राइल का बहुत ही खौफनाक ऑपरेशन चल रहा है 7 अक्टूबर 2023 के बाद, और एक तरह से अब 2 साल आलमोस्ट होने वाले हैं अक्टूबर में। तो अब इज़राइल ये कह रहा है कि मैंने इतनी कोशिश की है, मैंने हमास का ख़ात्मा किया है, काफ़ी हद तक, मुकम्मल तो नहीं, गज़ा में ख़ात्मा किया है। इज़राइल के अभी भी कहा जाता है कोई 20 के करीब ज़िंदा हॉस्टेज अभी भी हमास या इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स के पास मौजूद हैं। अब ये इज़राइल कह रहा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये वापस चला जाऊं सारे ऑपरेशन के बाद। वो ये कहते हैं कि हम फर्दर ऑपरेशन करेंगे। आज 20 अगस्त को जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इज़राइल ने अपनी 60,000 रिजर्व फोर्सेस को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि हम मज़ीद ऑपरेशन करेंगे और गज़ा पे कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कई महीनों से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपनी इंतहाओं को छू रहा है, और जो आम फ़लस्तीनी बच्चे हैं, गज़ा की पट्टी के बच्चे हैं, उनका भूख से बुरा हाल है और वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। ये भी अफसोसनाक बात है, क्योंकि नेतन्याहू का जो ऑपरेशन है गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ प्राइमरीली, वो अब सारे गज़न्स के ख़िलाफ़ बन चुका हुआ है, वो इसमें पिस रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इज़राइल का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी एट स्टेक है, और वो अपने देश में काफ़ी अनपॉपुलर हैं, वो भी एक फैक्टर चल रहा है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी चल रहे हैं, वो भी एक फैक्टर चल रहा है। और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का एक क्लियर मैंडेट है, वो चाहते हैं कि इज़राइल अपने पूरे इस मिशन में कामयाब हो। इसमें कोई हर्जबल बात नहीं, कोई ये गलत सोच नहीं है कि जब इतनी मेहनत की है तो एक बार इस सारे मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। मगर इस सारे मसले को सॉर्ट आउट करते करते अब ज़ाहिर है दुनिया इसराइल की तरफ तनकीद की निगाह ज़रा तेज़ चुभन तरीके से बढ़ाती है, और जो अरब देश हैं वो भी ज़ाहिर है लिप सर्विस की हद तक बातें कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक रियलिटी ये है, यूरोपियन दुनिया के देश हों जो अब ये कह रहे हैं कि अगर इज़राइल ने ज़्यादा एक्शन लिया गज़ा के ख़िलाफ़ तो हम सितंबर में जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का इजलास है हम उसमें बाइकआउट करेंगे इज़राइल का, और ये करेंगे, यानी कनाडा भी कह रहा है, फ्रांस भी और यूके भी, कि हम फ़लस्तीन की अलग रियासत बनने के हक़ में वोट देंगे। अच्छा, अब देखिए फ़लस्तीन की रियासत अगर अलग बनने का वो वोट भी देंगे तो कौन सी फ़लस्तीन की रियासत? जो PLO
के कब्ज़े में इलाका है, जो पहले यासर अराफात की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, आजकल महमूद अब्बास हैं, तो वो है वेस्ट बैंक की पट्टी पे उनका कब्ज़ा है। वहाँ पे कोई ऐसे शदीद मसाइल नहीं है जैसे गज़ा में है। वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनी है वो आलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ कुछ 100% आइडियल हालात तो नहीं है वहाँ पे, मगर फिर भी वो एक नॉर्मल ज़िंदगी सॉर्ट ऑफ गुजार रहे हैं। वहाँ पे ये कोई इजराइल की बम्बार्डमेंट नहीं हो रही, कभी कभी बीच में कोई ऐसा इक्का दुक्का वाक़या होता है। अब अगर अलग फ़लस्तीन की रियासत बनती है तो ऑफ कोर्स वो बनाएंगे, जो महमूद अब्बास का ग्रुप है वो बनाएगा, हमास तो नहीं बना पाएगा। अब गज़ा क्या उसमें शामिल होगा, क्योंकि इजराइल का भी ये कहना है कि गज़ा पे मैं मुकम्मल कंट्रोल लेने के बाद, मुकम्मल सफाया करने के बाद, ये मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ गज़ा का इलाका दे दूंगा और कुछ इलाके पे हमारी सेटलमेंट बन जाएगी। अब जाहिर है इजराइल की इसी तरह की सेटलमेंट पहले भी बनी है, जो हमने गुज़िश्ता 60-70 ईयर्स में देखी है। अब गज़ा में जो बहरहाल इजराइल के कंट्रोल में कई सालों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहा है, लेकिन अब गज़ा में जंग चल रही है, जंग ख़त्म आलमोस्ट हो चुकी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और अब ये कहना है कि हम उस पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेने के बाद कुछ सेटलमेंट्स बनाएंगे और कुछ जो इलाका है वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले दे देंगे कि चलिए इसको आप संभाल लें। और जो PLO या वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो अगर क्या अपना अलग देश बनाने का अख्तियार रखते हैं या नहीं रखते, ऑलरेडी वो यूनाइटेड नेशन में सीट उनकी है, मगर एक अलग देश की सीट नहीं है, एक ऑटोनमस बॉडी की सूरत में उनकी एक सीट सी है। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं और जाहिर है इस सारे मामले में नेतन्याहू, उनकी आर्मी, उनके जो पार्लियामेंट में उनके सपोर्टर्स हैं, वो तो अब पूरी कोशिश करेंगे कि गज़ा में कुछ इलाकों पे उनकी फर्दर सेटलमेंट बन जाए और वो मुकम्मल तौर पर पैलेस्टीनियन उन इलाकों को भूल जाएं, जैसे वो पहले माजी में कई इलाकों को भूल चुके हुए, वो भूल जाएं उन इलाकों को। और फिर उनका ये ख्याल है कि जो बाकी इलाके बचे उनका फेट इंटरनेशनल कम्युनिटी तय करे, जो उसका करना है करे। इस पूरी सूरत हाल में 2 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया इसराइल को इस वक्त तस्लीम कर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था, कुछ मुल्क करते थे कुछ नहीं। और दूसरा पॉइंट इस वक्त ये है कि ना सिर्फ तस्लीम कर चुकी है बल्कि अब इजराइल अपनी कंडीशंस के ऊपर जो करना चाहता है और जिस बात का वो क्लेम रखता है वो लेना चाहता है और वो लेकर रहेगा। ये इसका सलूशन है। इसमें फर्दर क्या होता है, हो पाता है, नहीं हो पाता, या मुसलसल जिस तरह के ये इलाका बहुत अरसे से मुसलसल जंग में है, इसी हालात में चलता रहेगा और कंट्रोल रहेगा, या कुछ पीस आएगा, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। अब हम आते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा में ऑपोजिशन लीडर पियर पॉलिवर ने इलेक्शन में जीतने के बाद पार्लियामेंट अपनी रसाई हासिल कर ली है। क्या उनके जीत जाने से कैनेडियन सियासत में नुमाया फर्क आएगा? क्योंकि इलेक्शंस के अंदर पियर पॉलिवर बहुत बुरी तरह हार के ऑपोजिशन लीडर के तौर पर भी दरअसल चैलेंज हो चुके हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में जो क्या बदली है या इसमें बदलाव लाया गया है, आप क्या समझते हैं कि क्या इससे कनाडा को बेनिफिट होगा या जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें कोई नुमाया तब्दीली एक्सपेक्टेड है इस तमाम सिनेरियो के साथ, या ये जस्ट सेविंग पियर पॉलिवर इशू रहेगा? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो सेविंग पियर पॉलिवर इशू है। उनकी पार्टी ऑलरेडी कनाडा की पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वाली पार्टी है, उनके पास अच्छी खासी सीटें हैं। लेकिन पियर पॉलिवर जो है वो जो हमारा फेडरल इलेक्शन था 28 अप्रैल 2025 का, उसमें वो अपनी जो इनहेरिटेड, मतलब जो उनकी अपनी, ऐसा नहीं था कि उनके पीछे उनके कोई अबाउजदाद की वो सीट थी, मगर उन्होंने खुद ही, वो यंग चैप थे, आज से कोई मेरा ख्याल है 23-24 साल पहले, जब उन्होंने जी, तो उस वक्त यंग चैप थे, तो पियर उस वक्त अपनी सीट उन्होंने पहली बार जीती थी। फिर उसके बाद वो मुसलसल जीतते रहे। फिर जब से वो अपोजिशन के लीडर बने थे और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बने थे कुछ साल पहले, तो वो यही इम्कान था। एक ज़माने में तो ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर था तो इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का इम्कान था, पोल्स इनके बहुत हक में थे। फिर जब ट्रूडो ना रहे
तो मार्क कार्नी लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी बन गए, फिर वो इलेक्शन भी जीत गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो पियर एज अपोजिशन लीडर, इलेक्शन तो उनकी पार्टी बुरी तरह नहीं हारी थी, इलेक्शन तो उनकी पार्टी बहरहाल मतलब बेहतर तौर से हारी थी, सीटें उनको ज़्यादा मिली थी, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स भी कंजर्वेटिव पार्टी का बड़ा था, मगर ये अपनी सीट हार गए थे, जिससे काफ़ी जग हसाई हुई थी, इनकी सुबकी हुई। और फिर इन्होंने एक मांगे तांगे की सीट एल्बर्टा में, एक यंग एमपी था, उसने कुर्बानी दी, उसने कहा कि एल्बर्टा में चूँकि कंजर्वेटिव्स की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उस सीट पे जहाँ से ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो वो वहाँ से ये जीत गए। अब कहा जाता है वहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े कर दिए थे इनको हराने के लिए, बाय द वे उसकी वजह से ये नहीं जीते, या वो तो इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे कैंडिडेट्स जब इनकी राइडिंग में थे 28 अप्रैल के इलेक्शन तब भी खड़े थे और उन कैंडिडेट्स को कोई वोट नहीं मिले थे। वहाँ पे लिबरल के जो कैंडिडेट जीते थे अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, और जो बाकी जो 50-100 कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए थे उनको जो वोट मिले थे वो सारा वोट इतना कम था कि वो डिफरेंस ऑफ वोट बिटवीन पियर और लिबरल कैंडिडेट नहीं था, लिबरल वहाँ पे जीते। अब पियर यहाँ पे आए तो इनके साथ मेरा ख्याल है ज़्यादातर कंजर्वेटिव के ही जो नाराज़ लोग हैं उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए और लोगों ने खड़े कर दिए सिर्फ इनको चढ़ाने के लिए, तो उनको तो मेरा ख्याल है कुछ शायद चंद 100 वोट सबको मिले होंगे। बहरहाल पियर की ये जो मांगे की सीट थी, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये बड़ी मजबूत थी, ये इसमें कोई 89% के करीब वोट लेके जीत गए हैं, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग। मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करके आपसे सवाल करना चाहूँगी, तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पे भी दरअसल पार्टी को वोट मिला है, पियर पॉलिवर को नहीं मिला? हाँ ऐसा ही है, बिकॉज जो यहाँ पे अब पहले यंग चैप थे एल्बर्टा की सीट पे, वो भी बड़ी हाई परसेंटेज के साथ जीते थे और उनको भी पार्टी का वोट पड़ा था। अब पियर उस जगह पे इसलिए इलेक्शन लड़ने आए, बाई इलेक्शन लड़ने आए, क्योंकि उनको पता था कि ये सेफ सीट है, उनकी पार्टी की सेफ सीट है, तो उनको ये सीट मिल गई। अब वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले भी, यानी जब से पिछला इलेक्शन 28 अप्रैल का हुआ है, अभी तो ये बाई इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं, तब से अब तक ये पार्लियामेंट के बाहर बैठ के तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे अपनी राय का इजहार करते ही रहे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ही रहे। अब ये पार्लियामेंट में चले जाएंगे और जब ये पार्लियामेंट मेरा ख्याल है मिड सितंबर में वापस आएगी, तो वहाँ ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे एज अपोजिशन लीडर तनकीद करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं कनाडा को, वो सारी बातें करेंगे, इनके पास एक्सपीरियंस एज ऑन अपोजिशन लीडर, वो ये सब बातें करते रहेंगे। मगर इससे क्या कनाडा की पॉलिटिक्स को फ़र्क पड़ेगा? देखिए कनाडा की पॉलिटिक्स है क्या, इस वक्त दो बड़ी पार्टियां हैं, एनडीपी खुडे लाइन लग चुकी है, ग्रीन भी कहीं नज़र नहीं आ रही, तो और कुछ है नहीं। पार्लियामेंट में दो ही पार्टियां हैं नुमाया, एक लिबरल है जो पावर में है, एक कंजर्वेटिव है। चैलेंजेस ये हैं कि इंटरनल कनाडा को लॉ एंड ऑर्डर कनाडा में ख़राब है, यहाँ पे एयर कनाडा की अभी स्ट्राइक हुई, यहाँ पे कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक चलती रहती है, यहाँ पे जॉब मार्केट बुरी तरह ख़राब हो रही है, जो ट्रंप के साथ इश्यूज़ हैं उनका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। कैनेडियन पॉलिटिशियंस हमने बहुत करीब से देखा, हम खुद उसका हिस्सा भी रहे, कैनेडियन पॉलिटिशियंस बहुत जिसे कहते हैं ईजी ले रहे हैं कनाडा के गंभीर मसाइल को। अब ये वक्त आ गया है कि कैनेडियन पॉलिटिशियंस को इन मसाइल को इजी नहीं लेना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना चाहिए, अच्छी लेजिस्लेशन लाना चाहिए, इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अब चाहे लिबरल पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो, ये दो बड़ी पार्टी हैं, इनको मिल के भी और एक दूसरे के राइवल हो के भी इनको ये काम करने होंगे, होश के नाखुन लेने होंगे। कनाडा एक इंतहाई खूबसूरत देश है, G7 का देश है, इसको बर्बाद ना करें, इसके लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब ना करें, इसकी इकॉनमी को ख़राब ना करें। अमेरिका के साथ हमारे जो तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं टैरिफ्स की वजह से, उसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का हाथ नहीं है, हमारी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बहुत बुरी हैं, हमें उनको भी दुरुस्त करना है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे अब कैनेडियन पॉलिटिशियन को अक्ल से काम लेना चाहिए और पियर पॉलिवर को अब इस बात को समझना चाहिए, ये भी एक सीजन पॉलिटिशियन है, हमारे पास कोई और फेसेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी फेडरल लेवल पे यही दो लीडर हैं, मार्क कार्नी और पियर पॉलिवर। तो जहाँ जहाँ ये एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, जहाँ जहाँ ये एक दूसरे पे तनकीद कर सकते हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तनकीद, वो करके
कनाडा को बेहतर डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं, ना कि सिर्फ बयानबाजी से काम लें और एक दूसरे की आंख में आंख मिला के खामखा की बहस मुबाहिसा करें, बल्कि दे मस्ट टेक लीडरशिप रोल टू टेक कनाडा टूवर्ड्स बेटर डायरेक्शन। जल्दी से बदलते हुए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल हालात के अंदर बढ़ती हुई वॉर, टेंशन और ह्यूमन क्राइसिस, इस सब पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आने वाले वक्त में जैसे जैसे तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, वैसे ही तेज़ी से इन पर तबसरे भी करते रहेंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं।